मैं आज तक अगर कोई बेस्ट मोमेंट मेरा कोई लाइफ में पूछे तो मेरे लिए स्पोर्ट्स में तो वो मैं कहना चाहूँगा कि जब ईरान में जो भारत का झंडा था वो जब मैं मेडल स्टैंड पे हम लोग गए तो जब वहाँ पे मेडल सेरेमनी होने लगी तो उस टाइम जो भारत का झंडा था मेरी वजह से ईरान में मैंने फहराया, और उस बात का मेरे को अभी तक गर्व है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि वो जो गर्व है वो मेरे दिल में तब तक रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि वो फीलिंग जो है वो मेरे दिल में बसी रहे। दुष्यंत जी, जैसे देखा जा रहा है कि भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों में लड़कियां जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और खेलों में आगे आती हैं। इवन कि रेसलिंग तक जैसे खेल में भी लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत और हमारी रियासत से कोई लड़की आज तक इतना ज़्यादा आगे नहीं पहुंची है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों के बारे में कि अभी तक तो हमारी स्टेट में लड़कों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो लड़कियों को तो चलो ये अभी भारत में ही जो रेसलिंग जो लड़कियों की है अभी 5-6 साल से ही शुरू हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि लड़कियाँ, खासकर लोगों का जो माइंड सेटअप है वो अभी तक रेसलिंग में लड़कियों को डालने, उनको अगर किसी को बोलो भाई लड़कियों को रेसलिंग करनी चाहिए तो उनको एक मजाक सा लगता है कि पता नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो उसकी लड़कियां तो अर्जुन अर्जुन अवार्ड तक ले गई हैं। अभी अलका तोमर है जिसको कि लास्ट ईयर अर्जुन अवार्ड मिला था, एक और है मोनिका मलिक, उसको भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन वो काफ़ी अच्छा, और इंटरनेशनल लेवल पे अभी ये नई गेम होने के साथ साथ वो अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और हमारी स्टेट में एक लड़की अभी रिसेंटली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं समझ रहा हूँ कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी 1-2 साल से टीमें जा रही हैं लड़कियों की, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो नहीं है लेकिन लड़कों के लिए भी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक स्टेडियम में रेसलिंग हॉल ही नहीं है। एक रेसलिंग हॉल है जो कि बहुत पुराना, कोई आज से 25 साल पहले जूडो हॉल हुआ करता था, और वहाँ पे वही पुराने फटे पुराने मैट्स पड़े हुए हैं। तो उसको इतना सीरियसली नहीं ले रही है गवर्नमेंट की रेसलिंग। तो इसके लिए अपने लेवल पे हम जितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी बताया, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी हमने इस सिलसिले में बात की। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारी स्टेट में गेम्स जो हैं उनको प्रायोरिटीज़ पे नहीं लिया जाता है कि कौन सी गेम को हमने प्रायोरिटीज़ रखनी है। यहाँ पे वो नकली गेम्स, जैसे मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई गेम्स ऐसी हैं जो शायद ही आपने उनका नाम लिया होगा, नाम सुना होगा, और उन गेम्स की यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप होती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसे लोगों की एक वो बनाया जाए, उनको लाया जाए जो कि जिनको पता हो कि स्पोर्ट्स है क्या। अब कोई कोई ऐसा हायर लेवल पे कोई ऑफिसर आ जाता है जहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आ जाता है जिसने कभी स्पोर्ट्स खेला ही ना हो, उसको आप बैठा दोगे भी हेड बना के, तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सी गेम क्या है। अब किसी को पता ही नहीं होगा रेसलिंग क्या है जी, बॉक्सिंग क्या है जी, वो क्या है, वो टेनिस बॉल, अब आप उसको उसकी नेशनल कराएंगे। या फिर एक और मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों पेपर में, कई ऐसी गेम्स है जिसके हमें भी नाम नहीं सुने होते हैं, लेकिन पता लगता है कि जम्मू में उसकी या श्रीनगर में उसकी नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। तो ये एक सिर्फ आई भाषा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि एक गवर्नमेंट लेवल पे उनको प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि जो ओलंपिक पैटर्न की गेम्स हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाए, जिसमें कि ओलंपिक्स और एशियाड में भारत रिप्रेजेंट करता है, भारत की टीम जाती है, उन गेमों को उन गेमों को प्रायोरिटीज़ पे परफॉर्मेंस देनी, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंडिया टीम में जाएं और वहाँ से सेलेक्ट होके वो ओलंपिक्स में या एशियाड में जाके भारत का नाम रोशन कर सकें। जैसे कि रेसलिंग एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है और जिस पद पर आप आसीन हैं वो भी एक महत्वपूर्ण पद है। तो दुष्यंत जी, आप हमें ये बताइए कि इस पद पर रहकर भी आप इतने व्यस्त होते हैं, तो व्यस्त होने के बावजूद भी आप इस खेल से जुड़े रहते हैं, और अगर जुड़े हैं तो आप आगे आने वाले बच्चों के लिए इस खेल से कुछ प्रोत्साहन देंगे कि क्या करेंगे? और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जे एंड के पुलिस, तो यहाँ पे तो हमारा एक सेपरेट स्पोर्ट्स विंग बना हुआ है। और हमारे हमारे जो डीजीपी साहब हैं श्री कुलदीप हुड्डा साहब, वो तो उनका तो इतना इंटरेस्ट है, वो तो कहते हैं कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी भारतीय जे एंड के स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ रेसलिंग का।
और मेरी ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर दें, और शायद जितने मैक्सिमम जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं उनमें हम बेशक अगर स्पोर्ट्स काउंसिल हमें नहीं भी अगर स्पॉन्सर करती, लेकिन हम वहाँ पे टीम ज़रूर भेजते हैं ताकि जो हमारी स्टेट के बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे जाके वहाँ देखें कि कैसे वो वहाँ पे बच्चे बाकी जो स्टेट्स के हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उनके मेडल्स आते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्सपोजर मिले, और कोशिश रहती है कि उनको जो नेशनल कैंप्स लगते हैं उनमें हम अपने बच्चे यहाँ से डालें। तो लेकिन इसके लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट से हमें हेल्प नहीं मिलेगी, या हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं होगी, या रेसलिंग मैट्स नहीं मिलेंगे, रेसलिंग हॉल्स नहीं मिलेंगे। अब रेसलिंग मैट्स के बारे में आपको बताऊं कि पंजाब हरियाणा में तो स्कूलों में मैट्स इतने लगे हैं, कॉलेजेस में, हर कॉलेज में हैं जो मैट्स और रेसलिंग हॉल जल्द से जल्द बने, ताकि हम यहाँ पे नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, अभी जैसे हमने 2007 में श्रीनगर में एक नेशनल जूनियर करवाया था रेसलिंग का, और 2004 में हमने लड़कियों की रेसलिंग जम्मू में कराई है, सीनियर नेशनल जम्मू में 2004 में हमने करवाई थी। तो वो इसलिए करवाई थी कि जहाँ के जो बच्चे हैं उनको पता लगे कि जो रेसलिंग है इसमें कितना हम वो परफॉर्म कर सकते हैं, या कैसे उसमें इंटरेस्ट पड़ सकता है। तो ये लगे हुए हैं हम इस पर। दुष्यंत जी, एज अ प्लेयर आप एक आम आदमी में और एक खिलाड़ी में क्या अंतर समझते हैं? आम आदमी और खिलाड़ी में यही अंतर है कि जो खिलाड़ी है उसकी मैं सोचता हूँ कि सोच जो है बड़ी एक पॉजिटिव सोच रहती है, और साथ में वो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक डिसिप्लिन सा होता है। और मैंने शायद ही कोई ऐसा आज तक कोई खिलाड़ी देखा है जिसमें कोई कमी हो, लेकिन कमियां तो मैंने हर इंसान में होती हैं, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में मेरी काफ़ी अच्छी सोच है कि वो एक अच्छे इंसान होते हैं। आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो बहुत ही अच्छा रहा है, तो इस सफ़र में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटना कोई ना कोई आपके साथ हुई होगी, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डालिए और हमारी युवा पीढ़ी को, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहें तो वो दे दीजिए। हाँ, युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको एक डिसिप्लिन तरीके से आना पड़ेगा। ये नहीं कि आज इंटरव्यू देखा तो कल वो कहेंगे कि हमने रेसलर बनना है, परसों फिर भूल जाएं। उसके लिए उनको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसको आपको कंटिन्यूसली करना है, और मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें आपको रिज़ल्ट बड़ी जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आपको, आपके अंदर हिम्मत है, आपने दृढ़ निश्चय किया होगा कि आपने रेसलर बनना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आपको रोक सकता है अच्छा रेसलर बनने के लिए। और सबसे पहले उनको एक अच्छा कोच, गाइड करने वाला जो कि उनको बताए कि रेसलिंग की शुरुआत कैसे करनी है, वो मिलना चाहिए। रेसलिंग एक बहुत टफ गेम है। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने बहुत स्ट्रगल की है इसमें। शायद मैं वो कर सकूं, ऐसा मैं कह नहीं सकती, लेकिन किसी भी फील्ड में जाने के लिए बच्चों को कहना या करना, वो बच्चों के अंदर भी थोड़ी भावना होनी चाहिए। तो बाकी आजकल तो स्पोर्ट्स का आप देख ही रहे हैं, काफ़ी नाम है, काफ़ी लोग पहचान बना रहे हैं अपनी। इसके लिए बड़ी टाइमिंग चाहिए, उसके लिए अपनी स्टडी में ध्यान देना। उसके साथ साथ यही सोचूंगी कि चलो अगर कोई बच्चा इस फील्ड में जाना चाहेगा तो मैं साथ ज़रूर दूंगी।